गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो देखिए क्लास 12 की यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है जी, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान सी यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल का मतलब होता है केमिकल, ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और काइनेटिक्स का मतलब है यहाँ पर मोशन से है, या फिर काइनेटिक्स का मतलब है रेट से, किससे, रेट से। इसका टोटली मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेट और यहाँ पर रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन, या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और उसका मैकेनिज्म इट मींस केमिकल काइनेटिक्स क्या है बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स एक फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां में काइनेटिक्स में रेट या फिर स्पीड और केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रेट है, क्या स्पीड है, उसके बारे में और उसके मैकेनिज्म के बारे में जो बात करते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करना केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हुआ, केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म के बारे में बात करना केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। वो किस स्पीड से चल रही है, ठीक है, वेरी फास्ट है, वेरी स्लो है, कितनी स्पीड है, ठीक है, उनके बारे में बात करना केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। केमिकल माने केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक माने मोशन या फिर रेट या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ना है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। फिर हमको पढ़ना है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और इनकी हाफ लाइफ, डेरिवेशन करनी, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन। पांचवा टॉपिक करना है आर्हेनियस इक्वेशन। छठा करना है एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन थ्योरी, ये एक टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बात करेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद रेट लॉ या फिर इसको रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन, इसको लिखने का तरीका। उसके बाद ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कौन से, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, उनकी हाफ लाइफ, उनकी डेरिवेशन, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस। उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिस्ट, कोलिजन थ्योरी, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। रेट डेटर्मिनिंग स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमको पढ़नी है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वन बाय वन टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जो कितनी स्पीड से चल रहा है। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है बच्चों। रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में अपीयर होगा तो रिएक्टेंट क्या होगा, कम होता जाएगा। रिएक्टेंट क्या होगा बच्चों, कम होगा, मतलब डिसअपीयर होगा। क्या होगा, डिसअपीयर होगा। और प्रोडक्ट बनता जाएगा, इसकी क्या होगी, अपीयरेंस होगी। क्या होगी, अपीयरेंस। तो रिएक्टेंट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपीयरेंस। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट तो कम हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। इट मींस रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस।
इट मींस अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है टाइम में तो चेंज आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट में जो चेंज आ रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन द concentration of reactant into product with respect to time is called rate of reaction। और कौन से फैक्टर हैं फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन? फैक्टर कौन से हैं? तो पहला फैक्टर आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा आता है टेंपरेचर, तीसरा आता है कैटलिस्ट। ठीक है ना, ये मेन है कैटलिस्ट, लाइट, प्रेशर। उसके बाद ऑर्डर मॉलिक्यूलर, तो वन बाय वन हम चीजों को पढ़ेंगे। मैंने आपको बेसिक बता दिया। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। अब वन बाय वन हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो पहला वाला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है change in the concentration of reactant into product with respect to time, with respect to time, with respect to time, to time, time के हिसाब से रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। जब भी हम लिखेंगे, मान लीजिए ए बी और बी मिलकर के एक्स एक्स प्लस वाई वाई बना रहा है, तो ये क्या है? आपका रिएक्टेंट। ये क्या है? आपका प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या हो रहा है? रिएक्टेंट आपका क्या हो जाएगा? ए है ना, तो ये ए, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बाई टी। ठीक है ना, ये अब रिएक्टेंट है तो माइनस का बी बाई टी। ठीक है, टी स्मॉल चेंज, इसका मतलब है स्मॉल चेंज। और प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस का बाई टी प्लस का बाई टी। इट मींस जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है। और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट को हम लोग माइनस में लिखेंगे। रिएक्टेंट पार्ट आपका माइनस में होगा और प्रोडक्ट पार्ट आपका प्लस में होगा। इसमें होगा प्लस में होगा। इसको लिखने का तरीका है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास एक इक्वेशन है N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है ना, इस रिएक्शन का नाम है बच्चों हैबर प्रोसेस। क्या नाम है इसका? हैबर प्रोसेस। ठीक है, इसमें अमोनिया प्रिपरेशन हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके। यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहां पर 3 है, यहां पे 2 है, यहां पर क्या है? 2NH3। इसको लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं D। अब N2 एक है ना बाई dt, 3 है माइनस का 1/3, 3 बटे 1 1/1 हो गया, 3 है तो 1/3। रिएक्टेंट तो माइनस का, ठीक है ना, DH2/dt। अब ये प्रोडक्ट है, इजिकल टू प्रोडक्ट है, तो प्लस का 1/2 DNS3/dt। डी का मतलब है स्मॉल चेंज, या फिर आप डेल्टा ले सकते हैं ऐसे। मैं बताऊंगा डी कब लेना है, डेल्टा कब लेना है, इसको डिस्कस करेंगे। चाहे ऐसे लिखा होता है जो ना DN2/dt, ठीक है ना, माइनस का 1/3 डेल्टा N2/dt, इस तरह से लिखा होता है। तो ये जो लिखने का तरीका है इसको बोलते हैं इसको रेट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका है। इट मींस रिएक्टेंट ऑलवेज नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये आपका रेट एक्सप्रेशन है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। और उसका मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करना ही केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। लिखने का तरीका मैंने बताया। अपने पास रिएक्शन है, यहां पर कुछ नहीं था, सीधा DN2/dt, यहां पर 3 था तो 1/3, क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस का 1/3 DH2/dt, प्रोडक्ट है प्लस 1/2 NH3/dt। लिखने का तरीका रेट एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए, ये हमारा क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका होगा? रिएक्टेंट का। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका होगा? प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। इट मींस अगर मैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन को लिखूं तो हम लोग हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन देखिए रिएक्टेंट की बात करें, क्योंकि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। हम बात करेंगे रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट को लिखने का तरीका वो है माइनस का dR/dt। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है,
स्मॉल है dr/dt और रिएक्टेंट है तो नेगेटिव, प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे बराबर प्लस dp/dt प्लस dp/dt। इन हम बात किसी करेंगे, हम बात करेंगे रिएक्टेंट की, किसकी बात करेंगे रिएक्टेंट की। चलो अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी बात करेंगे बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे मेन फैक्टर जो है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, रेट कॉन्स्टेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने से भी, सरफेस एरिया बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तीसरा क्या है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम भी होता है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन को इंक्रीज करता है। चौथा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ये चार फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, बेस इन चारों से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। ध्यान रखना सिर्फ एक चीज है जो कम होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, बाकी सब कुछ बढ़ाने के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट सरफेस एरिया, अब पानी है आपने गिलास में लिया, ठीक है, और आपने बड़ी बाल्टी में लिया तो बड़ी बाल्टी वाला जल्दी एवापोरेट होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है। रिएक्टेंट अगर ज्यादा होगा ऑटोमेटिक रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। कैटलिस्ट इज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बढ़ा रहा है, टेंपरेचर बढ़ाने से भी कोलिजन स्टार्ट होगा, जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। ये सारी की सारी चीजें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक कोई दिक्कत है? कौन कौन से फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन के? पहला कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट और टेम्परेचर। कैटलिस्ट करता क्या है, मान लीजिए ए से बी बनाना है, ये क्रिएशन हो रही है, यहाँ पे ए है और आपको यहाँ से ये रिएक्शन ऐसे लेके आनी है। अब ये इस क्रॉस को इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी बैरियर। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैरियर। इसको यहाँ पर ए है और आपको बी बनाना है, ए से बी बनाने के लिए इस एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, तो है विदाउट कैटलिस्ट। अगर आपने कैटलिस्ट कर दिया तो ये इस रास्ते को छोटा कर देगा, क्या कर देगा? छोटा कर देगा, ठीक है, यहाँ पर इस रास्ते को छोटा कर देगा। तो छोटा करने से तो यहाँ से यहाँ तक जो जाने की एनर्जी उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ए से बी तक पहुंचने के लिए जिस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर ए है, ए से बी तक हमको जाना है, ए से बी बनाना है, ए से बी तक पहुंचने के लिए इसमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इस बैरियर को क्रॉस कर जाए, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैंने कैटलिस्ट लगा दिया तो ये बैरियर छोटा हो जाएगा, छोटा होने से एनर्जी कम लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फास्ट, ठीक है, फास्ट हो जाएगी। सही में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ए से बी तक पहुंचने के लिए जो यहाँ पर एनर्जी दी जा रही है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर कम होगी रिएक्शन फास्ट होगी। उसको कम कौन करेगा? कैटलिस्ट करता है। कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन को कम करना, ठीक है, रिएक्शन को मतलब फास्ट करना, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है रिएक्शन को स्लो भी करता है, हाँ, तो इसको हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन कहेंगे कैटलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर दे, चेंज कर दे, व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हिच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। कभी बढ़ा दे या घटा दे। 90% केसेस में बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। कौन कौन से हैं? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया। तो कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट पे करेगा, सरफेस एरिया पे करेगा, कैटलिस्ट पे करेगा और टेम्परेचर पे करेगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब रेट इज डायरेक्टली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे कौन डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। चलिए कंसंट्रेशन क्या हो सकती है? मोलैरिटी भी हो सकती है, इसको मोल पर रेट भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां पर जब हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो क्या आ गया? क्या आ गया बच्चों? के। तो यहां पर कुछ ना कुछ पावर भी रही होगी, जैसे 1 2 3 की पावर मैंने n मान लिया। क्या मान लिया? n। क्या मान लिया बच्चों? n। तो देखिए यहां पर क्या समझिए, इसको a प्लस में b बना के c और dt बना रहा है। a की पावर a b की पावर कुछ ना कुछ पावर तो रही होगी। वैसे यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन तो है रिएक्टेंट का, तो कंसंट्रेशन की कुछ ना कुछ पावर है, और सिर्फ रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ पावर है। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू के। यहां पे क्या आ गया? तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट की हो सकती है, कुछ भी उसकी पावर है n। अब रेट को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस का dr/dt लिख सकता हूं।
इक्वल टू के कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन आपको मान लीजिए R रिएक्टेंट है उसी पावर n। अब n अगर क्या है, n क्या है 0 है, n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर है। और इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से इसको बोलेंगे हम रेट लॉ। क्या बोलेंगे बच्चों, रेट लॉ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन के, किसके बच्चों, कंसंट्रेशन की। तो यहां पर उसी को पावर होती है, इसको नाम देते हैं n, यहां पर कांस्टेंट आ गया k, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ध्यान से देखो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा, अभी भी पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। अब उसी कुछ ना कुछ पावर होगी, उसको नाम देंगे n। अब इसको हटाएंगे तो क्वेश्चन आ गया k, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है, तो इस रेट को dr by dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन n, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है? चलिए, ये हमारा क्या हो गया, रेट लो। क्या हो गया बच्चों, रेट लो। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑर्डर। क्या होता है बच्चों, ऑर्डर और मॉलिक्यूलर। ऑर्डर क्या होते हैं, तो ऑर्डर का मतलब है, डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं होता क्या है। ऑर्डर को कहते हैं सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर है, जैसे एक दो रिएक्टेंट ले लें A और B, उसकी जो पावर है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो बनता है ऑर्डर। क्या बनता है बच्चों, ऑर्डर। देखिए आपने पास क्या था, रेट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन था। अब कंसंट्रेशन मान लीजिए यहाँ पर A है और B है, दो कंसंट्रेशन, इसकी पावर क्या है S, इसकी पावर क्या है B। तो देखिए रेट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने किया था, इसको डायरेक्ट किया गया कि रेट इज इक्वल टू क्या आ गया सर, K, A की पावर X और B की पावर Y। ये है क्या, जो कंसंट्रेशन तो है, रिएक्टेंट है। अब इनकी पावर को मैं जोड़ दूं, क्या हो गया x प्लस y। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर। क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फिर 1/2 भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। ऑर्डर क्या है, रेट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मान लीजिए A और B है, इसकी पावर x और y है, A की पावर x, B की पावर y। इसको हटा कर देखिए, रेट इज इक्वल टू A की पावर x, B की पावर y। x प्लस y का जो जोड़ है, जो सम है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ये ऑर्डर, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अभी x और y है, मान लीजिए A की कंसंट्रेशन सिर्फ x नहीं होगी, तो मैंने इसका रिजल्ट निकाल के क्या कर दिया, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन, कुछ ना कुछ पावर होगी, नाम देखिए n, क्या दे दिया n। n का मतलब कुछ भी पावर हो सकती है, 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, x y की जगह n लिख दिया। क्लियर हुआ इतना, कितना क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो गया बच्चों, रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको देख के दिखाता हूं, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन जगह में रख दिया A B, यहां पर रख दिया 1/2, यहां पर रख दिया 3/2। इसका ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, ऑर्डर x प्लस y मतलब 1/2 प्लस 3/2, क्या आ गया 4/2। तो ऑर्डर क्या आ गया 2। और सेकंड ऑर्डर कौन सी होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सही बात। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं है, जो पावर दी हुई है इसको जोड़ दो, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की जो पावर है उसको जोड़ दो, वही ऑर्डर है। वही क्या है बच्चों, ऑर्डर है। यहां पर जो पावर दी उसमें जोड़ दिया, बस वही क्या है अपना ऑर्डर है। ठीक है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर, इज कॉल्ड ऑर्डर। एक होता है बच्चों मॉलिक्यूलरिटी। क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, मतलब A और B मिलकर के, A और B मिलकर के क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, C। A और B जब आपस में जुड़ेंगे तो इनकी रिएक्शन बॉन्ड टूटेंगे, दोबारा बनेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, इनके बीच में कोलिजन होगा बच्चों। क्या होगा, कोलिजन। कोलिजन होने के बाद ब्रेक डाउन होंगे, जुड़ेंगे और C बनाएंगे। तो अभी ये जो A और B एक एटम है या मॉलिक्यूल है, आयन है, जो C बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है ना, इसमें रिएक्शन हो रही है। तो किसी भी रिएक्शन में जब कोई एटम, मॉलिक्यूल, आयन भाग लेता है प्रोडक्ट बनाने के लिए और कोलिजन करता है, उसे हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। एटम, आयन और मॉलिक्यूल व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड कोलिजन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, टकराते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिएक्शन करते हैं, उसे हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। समझ में आया। तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। और कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन तो किसी भी रिएक्शन में भाग लेता है, कोलिजन करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये 0 नहीं होती। ठीक है, और ये वैल्यू थ्योरेटिकली निकाली जाती है। कैसे, थ्योरेटिकली। और जो ऑर्डर है ये प्रैक्टिकली निकाला जाता है, इट मींस एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटली। ध्यान रखिए, जो ऑर्डर है 0 1 2 1/2 फ्रैक्शन में भी हो सकता है,
एक्सपेरिमेंटली इसको निकाला जाता है, और जो मॉलिक्यूलरिटी है कभी भी जीरो नहीं होगी और इसको थ्योरेटिकली निकाला जाता है। इतनी बात क्लियर हो? आगे चले, अब हम बात करेंगे ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर हमने पढ़े, अब देखो हमारी बुक में हमें दो तरह के ऑर्डर पढ़ने हैं, एक तो जीरो ऑर्डर और एक पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम डेरिवेशन करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। मैंने अभी भी आपको बताया ऑर्डर का मतलब क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर। अब ऑर्डर जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, तो हम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी हाफ लाइफ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आता है शो दैट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन हमारा क्या है सर, यहाँ पे हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या लिखे आर, क्या लिखे बच्चों आर। अब यहाँ पर एन, क्या हो गया एन, एन का मतलब जीरो ऑर्डर है, मतलब देंगे जीरो। रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन था, वैसे यहाँ पर क्या था, कंसंट्रेशन था ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, इसी पावर क्या थी एन। तो यहाँ पर मैं इसको रेट है, रेट को मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा dr by dt, dr by dt इसको हटाया क्या गया k, इसका मतलब k। अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट a से b बन रहा है, या फिर रिएक्टेंट r ले सकते हैं, ठीक है, आर ले सकते हैं। अब यहाँ पर जीरो ऑर्डर तो एंटी पावर क्या हो जाएगी जीरो, क्या हो जाएगा बच्चों जीरो। बड़े ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने लिख दिया माइनस का dr by dt, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, माइनस का dr by dt इसको लिखने का तरीका रेट ऑफ रिएक्शन मैंने भी बताया था, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, इक्वल टू k, यहाँ पे कांस्टेंट और कंसंट्रेशन क्या था, रिएक्टेंट की बात करें तो r और जीरो ऑर्डर तो क्या जीरो, क्या हो गया बच्चों जीरो। अब देखिए किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होती है 1, तो माइनस का dr by में dt is equal to k into 1, k into 1। अब माइनस का dr by में dt is equal to k 1 k। अब ये इससे गुणा होगा तो माइनस का dr is equal to k dt। अब यहाँ पर माइनस है और इस माइनस को यहाँ लेके आना है, तो मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो dr is equal to माइनस का k dt, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेशन करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, d हम हट जाएगा, क्या बच गया r, क्या बच गया बच्चों r, d हट जाएगा तो माइनस का kt। इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है i, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, समझ में आया। माइनस का dr by dt से टू k r की पावर नॉट किसी भी चीज की पावर 0 1 k 1 जाके dr से टू k dt, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, dr से टू माइनस के इंटीग्रेशन कर दिया, r से टू माइनस के t प्लस i। अब देखिए जब इक्वेशन शुरू हुई तो टाइम पीरियड कितना था 0, जब t 0 तो r कितना हो जाएगा सर r नॉट, r क्या हो जाएगा r नॉट। यहां पर r की जगह हम क्या रख देंगे r नॉट बराबर माइनस का k into t क्या रख देंगे 0 प्लस क्या आ गया i, ये वाली टर्म क्या हो गई 0, i की वैल्यू क्या हो गई r नॉट, i की वैल्यू क्या हो गई r नॉट, i की वैल्यू क्या हो गया r नॉट, ठीक है ना। पुट i, पुट i, पुट i, put value of I, put the value of I, put value of I in equation number 1, equation में पहली इक्वेशन में करेंगे r is equal to माइनस का kp प्लस I की जगह क्या रखेंगे सर r नॉट, अब माइनस को जगह क्या हो जाएगा प्लस का, तो kp is equal to r नॉट माइनस का r, ये माइनस का प्लस का माइनस का r माइनस का r, तो k is equal to r नॉट माइनस का r by में t, सही बात। दोबारा देखो इंटीग्रेटेड टू जीरो ऑर्डर a इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर n, किसी भी चीज की पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर की बात कर दिया 0, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 1, सेकंड ऑर्डर होगा तो 2, dr by dt रिएक्टेंट के माइनस का आएगा बराबर इसका to k r की पावर 0 माइनस का dr by dt k into 1 माइनस का dr by dt इसका to k। अब dr is to k dt, dr minus k dt इंटीग्रेशन करने पर r is to minus k t plus i, t 0 है, r क्या होगा r नॉट, r नॉट k into 0 मैंने रख दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे, i की वैल्यू r नॉट आ गई, फिर पुट द वैल्यू ऑफ r नॉट यहाँ पर करा r is to minus k t प्लस में r नॉट इधर आ गया r नॉट प्लस r by t, कोई दिक्कत है, ये फार्मूला बन गया जीरो ऑर्डर के लिए, जो किसके लिए हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, कितना क्लियर है। अब देखेंगे यहीं पे देखेंगे इसकी हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगी बच्चों, हाफ लाइफ क्या होगी, तो देखो अब यहाँ पर फार्मूला क्या है, k is equal to r naught minus r by t, k is equal to
आर नॉट माइनस का आर बाई टी। अब अगर हम अब देखिए यहाँ पर टाइम कितना था 0, अगर हम टाइम को क्या करूँ टी हाफ, क्या कर दूं बच्चों टी हाफ, क्योंकि हाफ लाइफ की बात कर रहा हूँ, टाइम को मैंने क्या कर दिया टी हाफ। आर भी क्या हो जाएगा, आर भी क्या हो जाएगा, पहले क्या था आर नॉट, मतलब जाएगा आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई 2। वैल्यू पुट कीजिए k इज इक्वल टू r नॉट की जगह तो r नॉट माइनस r की जगह रख दो सर r नॉट बाई 2 बटे में t की जगह रख दो t हाफ ऊपर, तो t हाफ इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 2r नॉट माइनस का r नॉट बाई 2 बटे में की r नॉट बाई 2, तो t हाफ इज इक्वल टू दो में से दे एक r नॉट बाई 2 इनटू k बाई 1 इनटू 1 बाई k, तो t हाफ इज इक्वल टू r नॉट बाई 2 के हाफ लाइफ निकल गई, नोट कीजिए। तो हम लोगों ने देखा बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर आपने देख लिया, इसका हाफ लाइफ मैंने सिखा दिया, हाफ लाइफ में टाइम क्या हो जाएगा t हाफ r हो जाएगा r नॉट बाई 2, तो k इज इक्वल टू r नॉट माइनस r की जगह r नॉट बाई 2 t हाफ ऊपर k नीचे, तो 2 एलसीएम ले लिया 2 r नॉट प्लस r नॉट बाई 2 k बाई 1 1 ऊपर चला गया, तो t हाफ इज इक्वल टू r नॉट बाई 2 k, इसकी हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर है। क्लियर है, नोट कर लिया सभी ने, फर्स्ट ऑर्डर कराएं। चलिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, वही सेम चीज है, माइनस का dr बाई dt रेट के लिए इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे हटाया था क्या आ गया था, अब कंसंट्रेशन क्या लिया था आपने r रिएक्टेंट, और यहां पे 0 दी पावर कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी बच्चों 1, यहां पर किसी किसी ग्रुप में a भी दिया हुआ है, तो r रिएक्टेंट है, a से b बना तो a रिएक्टेंट है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर r नीचे आ जाएगा dt ऊपर, तो माइनस का dr बाई में r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k dt, क्या आ जाएगा बच्चों k dt, वही माइनस खत्म करना है, माइनस से माइनस गुणा कर दो dr बाई में r इज इक्वल टू माइनस का k dt, ठीक है माइनस का k dt, इसको वही करो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेशन करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा dr बाई r बन जाएगा बच्चों ln r, क्या बन जाएगा ln r, d हट जाएगा माइनस का kt प्लस में इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा i, इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखिए dr बाई r का क्या बन गया ln r नेचुरल लॉग r माइनस का kt d हट चुका है प्लस में i इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट, अब वही सेम चीज टाइम t इक्वल टू क्या हो गया 0, टाइम क्या हो गया t इक्वल टू 0 और r क्या हो जाएगा आपके पास r नॉट, r क्या हो जाएगा r नॉट, टाइम क्या हो गया t इक्वल टू 0, r क्या हो जाएगा r नॉट, तो यहां पर देखिए ln r की जगह r के जगह r नॉट ln r नॉट बराबर माइनस का k into t क्या रख दिया 0 प्लस में क्या आ गया i, क्या आ गया i की वाली टर्म तो होगी 0, तो i की वैल्यू क्या होगी ln r नॉट, i की वैल्यू क्या होगी ln r नॉट इक्वल टू क्या आ गया i। अब इस i को क्या करेंगे पुट करेंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ i, पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे क्या होगा ln r की जगह रख देंगे ln r इज इक्वल टू माइनस का kt प्लस में i की जगह रख देंगे सर ln r नॉट, क्या रख देंगे ln r नॉट माइनस कर जाएगा प्लस का kt ln r नॉट, इधर आएगा ये माइनस का ln r, ठीक है डिवाइड में है लॉग है तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस से डिवाइड होगा प्लस से मल्टीप्लाई होता है, तो kt इज इक्वल टू देखो ऐसे लिख सकते हैं ln r नॉट बाई r, ठीक है मैथमेटिकल रूल के दौरान t नीचे आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 बाई t ln r नॉट बाई r, उसके बाद देखो इसको ln को log में बदलेंगे तो k इज इक्वल टू 1 बाई में t, ln को log में बदलेंगे 2.303 log r नॉट बाई r, r नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, r का फाइनल कंसंट्रेशन, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई में t log r नॉट बाई r। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोबारा देखो dr by dt is equal to k r की पावर 1, r नीचे dt ऊपर dr by r is equal to k dt, dr by r minus k dt, इंटीग्रेशन करो dr by r ln r is equal to minus kt plus i, t is equal to 0, r is equal to r naught, ln r naught बराबर minus k into 0 plus में i, 0 हो गया i इक्वल टू आ गई ln r naught, फिर पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन नंबर 1, ln r is equal to minus kt plus ln r naught, i की जगह r की जगह रख दिया, उसके बाद माइनस कर दिया प्लस कर kt is equal to ln,
Kt is equal to ln r naught minus का ln r, Kt is equal to ln r naught by में r, फिर ln को बदल दो log में, तो K is equal to 1 by t 2.303 log r naught by r, तो K is equal to 2.303 by t log r naught by r। ठीक है, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला आ गया। इसकी हाफ लाइफ देखते हैं, हाफ लाइफ इसके डेरिवेशंस करा रहा हूं, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में नोट्स डाल चुका हूं। ठीक है, अभी ऐसा फर्स्ट ऑर्डर की मैंने आपको बता दिया, यहां पर रिएक्टेंट की पावर है और वही सम है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ में उसको देखो हाफ कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, ये फार्मूले आपको डेरिवेट करना सिखा रहा हूं, ये फार्मूले आए कैसे हैं, जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला कैसे बनेंगे। तो यहां पर हाफ लाइफ देखिए, तो अपन ने निकाला फार्मूला सर k = 2.303 log r0 by r100 निकाला। अब अगर हाफ लाइफ निकालो इसकी, तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, तो हाफ लाइफ हो जाएगी बटे में t है, यहां पे हाफ, t क्या हो जाएगा, t हाफ, t क्या हो जाएगा बच्चों, t हाफ। ठीक है ना, तो जब t हाफ तो r क्या हो जाएगा, वही से r0 by 2, r0 by में 2, तो यहां पर k = 2.303 log, है ना, r0 की जगह r0, यहां पर r की जगह रखेंगे r0 by में 2, r0 by में 2, यहां पर t की जगह हम t हाफ क्या रखेंगे, t हाफ, तो t हाफ ऊपर जाएगा, तो t हाफ = t हाफ = 2.303 log, अब r0 by 1, तो r0 by 1 into 2 by में r0 कैंसिल हो गया, तो t हाफ = 2.303 log 2 बच गया, r0 4 log 2 बच गया। अब t हाफ = 2.303 into log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो t हाफ = इसको गुणा करेंगे तो आएगा 0.693 बटे में क्या था यहाँ k, बटे में क्या आ गया k, ये k नीचे आएगा ना, t हाफ को k नीचे, यहाँ पे से गुणा करें k की आपका फार्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, तो दोबारा से देखिए, माइनस का dr by dt की r की पावर 1 dr by r के dt dr by r माइनस के dt इंटीग्रेशन करें, इसको निकाला, फार्मूला आ गया k = 2.303 by t log r0 by r। अब 1 की लेंगे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर तो जीरो लेंगे, रिएक्टेंट की पावर वही तो ऑर्डर होती है, उसके बाद उसका डेरिवेशन निकालना है, हाफ लाइफ t हाफ को r क्या रखिए r0 by 2, वैल्यू पुट करेंगे k = 2.303 by t हाफ log r0 upon r0 by 2, तो 2 by r0 r0 से r0 कैंसिल हो गया ना, log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, गुणा करेंगे तो t हाफ क्या आ गया 0.693 by में k। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर, उसकी क्या है हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ इसकी फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है, इसकी है फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ हमें निकालनी, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेशन और उसकी हाफ लाइफ हम लोगों ने कर ली बच्चों। ठीक है ना, तो हमने चार फार्मूले तैयार कर लिए आपके, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ। तो हमारे पास चार फार्मूले आ गए। पहला तो था जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए फार्मूला क्या आया था बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए आया था k = r0 माइनस का r by में t, t यहां पर टाइम एंड सेकंड है, k आपका रेट कांस्टेंट है, r नोट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन जब शुरुआत हुई और r आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन जो बन रहा है। ठीक है, दोनों ही रिएक्टेंट हैं, इसका हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ हम लोगों ने निकाला सर, कितना आ गया, t हाफ = r0 by में 2k, r0 by में 2k। उसके बाद हमने बात करी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसकी बात करी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फार्मूला क्या था, k = 2.303 by में t log r0 by में r, r0 by में r। उसके बाद हमने हाफ लाइफ निकाला, t हाफ = आ गया 0.693 by में k। दो फार्मूले हम लोगों ने देखे, इसका फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, चार फार्मूले देखे हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और दोनों की हाफ लाइफ। अब हम बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, किसकी बात करेंगे बच्चों, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे हम आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन एक इक्वेशन है, इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है रेट कांस्टेंट और टेंपरेचर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, रेट कांस्टेंट और टेंपरेचर के बीच में रिलेशनशिप बताता है। एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन दी है उसने, k = a e की पावर -ea by rt, उसने इक्वेशन गिवन दी है k = a e की पावर -ea by rt।
अब देखिए इसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, इसी को हम बोलते हैं आर्गेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? के और टी के बीच में, के और टी के बीच में, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर है बच्चों आर्गेनियस फैक्टर, आर्गेनियस फैक्टर, ठीक है। ए कुछ नहीं एक नेचुरल नंबर है, और ये आपको क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और आर आपको यहाँ पर ले लेंगे गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट। टेंपरेचर भी हम यहाँ पर क्या ले लेंगे कांस्टेंट। चलिए ये समझ में आई। के क्या है मैंने आपको बताया रेट कांस्टेंट, के क्या है आपका रेट कांस्टेंट। तो एक इक्वेशन दी आर्गेनियस ने k = a e की पावर माइनस a by rt। इसका मतलब क्या है कि जो k है वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये e की पावर है, e की पावर है, ठीक है। तो टेंपरेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, ये मतलब यहां से निकल के आता है कि अगर टेंपरेचर बढ़ाओ तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। k = a e की पावर माइनस a by rt की पावर। तो k क्या है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, a है आपका आर्गेनियस फैक्टर, e एक नेचुरल नंबर है, एक तो फ्यूचर कुछ नहीं, e एक्टिवेशन एनर्जी, और r आपका गैस कांस्टेंट, t आपका टेंपरेचर। इतना क्लियर हुआ? इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मेरे पास इक्वेशन है k = a e की पावर माइनस a by rt, ये पावर है। जब a और e गुणा होगी, जब दो चीज मैंने दोनों इस पूरी इक्वेशन को ln से नेचुरल लॉग से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा देखिए ln k = ln a into ln e की पावर माइनस a by rt, यही तो होगा, यही तो होगा। और आप लोग जानते हो कि पावर पहले आ जाती है यहाँ पर ln e। अब e क्या होता है, तो नेचुरल लॉग e, यहाँ पर ln e की वैल्यू पूरी वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, तो ये पहले आ जाएगा। तो देखो ln k = ln a प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है प्लस ln e, प्लस में ln e, तो e की पावर पहले आ जाएगी, क्या आएगा माइनस का e बाई में rt into 1, तो 1 1 1 सेम है, तो ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो गया माइनस का e बाई rt। इसका बात समझ में आई भाई? k = a e की पावर माइनस e बाई टी, दोनों तरफ नेचुरल लॉग से गुणा करके, तो ln k बराबर ln a प्लस में ln e, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस आएगा ln a into और into का मतलब ये इसका मतलब होगा into, और into यहाँ पर क्या करते हैं प्लस यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर आप ln a प्लस में ln e, ln a प्लस पावर पहले आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ln e की वैल्यू क्या हो गई 1, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह पूरी पावर नीचे आ जाएगी ln a माइनस का e बाई rt। तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला क्या निकला अपना, इसको सॉल्व करके मेरे पास एक्चुअल में क्या आ गया ln k = ln a प्लस माइनस का e बाई rt, क्योंकि ln e तो 1 में खत्म हो गया। कितनी बात सही भाई? कितनी बात सही भाई? जहां पर ln एक्चुअल में क्या निकला था रिजल्ट, ln k = ln a प्लस ln e की पावर माइनस e बाई rt, ठीक है। ये पावर पहले आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, ln a प्लस 1 into माइनस का e बाई rt, ये सेम आ गया, तो हमने रिजल्ट क्या निकाल दिया ln k = ln a प्लस माइनस माइनस e बाई rt। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है यहां तक? तो समस्या है, तो माइनस का e बाई rt, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई। चलिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पर k को ना k1 और k2, क्योंकि k और t के बीच में हमने रिलेशनशिप निकाल दिया, मैंने k1 और k2 मान लिया, तो टेंपरेचर को मैंने t1 और t2 मान लिया। चलिए तो k के लिए मैं निकालता हूं, तो पहला ln k1 = क्या हो जाएगा ln a माइनस ea बाई rt1, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, इसको मान लिया 2। सेकंड देखिए ln k2 = क्या हो जाएगा ln a माइनस ea बाई में rt2, इसको क्वेश्चन नंबर 3। सही बात, क्लियर है? अब थर्ड में से सेकंड घटा दो, थर्ड में से सेकंड घटा दो, तो क्या होगा, जब घटाएंगे तो क्या होगा सबट्रैक्ट ln k2 माइनस k1, ln k2 माइनस का ln k1, इसमें से घटा देना, ln a से ln a कट जाएगा, और माइनस का e बाई rt2 माइनस का e बाई में rt2 माइनस ब्रैकेट माइनस का e बाई में rt1 हो जाएगा। बोलिए अब देखिए इसको माइनस है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ln k2 बाई में k1 = माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाला पहले लिख लेंगे, e बाई में rt1 माइनस के बाद में e बाई में rt2 लिख सकते हैं। अब ln k2 बाई k1 = e बाई r, दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दिया, क्या बच गया 1/t1 माइनस 1/t2 लिख सकते हैं। इस ln को लॉग में बदल देंगे, 2.303 log k2 बाई में k1 = e a बाई r, एलसीएम ले लो t1 t2, तो
तो T2 माइनस का T1 पाई T1 T2 ले सकते, नीचे आ जाएगा log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। फार्मूला क्लियर? That is called Arrhenius equation. That is called Arrhenius equation. दोबारा से देखिए, हमने क्या किया, k इक्वल टू a e पावर माइनस a बाई RT, इसको ln से नेचुरल लॉग में कन्वर्ट किया, ln k इक्वल टू ln a प्लस में ln e की पावर माइनस a बाई RT, ln e 1 के बराबर होता है, पावर पहले आ जाती है, तो ln k इक्वल टू ln a माइनस का e बाई RT, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद मैंने k और t के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, तो मैंने k1 k2 और t1 t2 मान लिया। k1 के लिए मेरा रिजल्ट क्या है, ln k1 इक्वल टू ln a माइनस e बाई RT1। k2 के लिए क्या है, ln k2 इक्वल टू ln a माइनस e बाई RT2। k2 में से k1 को हटा दिया, थर्ड में से को हटा दिया, k2 माइनस k1 e बाई RT2 माइनस e बाई RT1, ln a से ln a कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस का पहले आएगा, माइनस का बाद में आ गया। उसके बाद ln k2 बाई k1 e बाई RT1, e बाई r को मिल गया 1 बाई t1 माइनस 1 माइनस t2, तो इसको log में बदल दिया 2.303 log k2 बाई k1 e बाई r t2 माइनस t1 t1 इसको नीचे ले गए, log k2 बाई k1 e बाई 2.303 r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। दैट इज कॉल्ड आर्गेनियस इक्वेशन। फार्मूला बन गया। जीरो ऑर्डर का फार्मूला क्या था, k इज इक्वल टू r0 माइनस r बाई t। फर्स्ट ऑर्डर का क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log r0 बाई r। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या था, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या था, t हाफ इज इक्वल टू r0 अपॉन 2k। आर्गेनियस इक्वेशन के लिए क्या आया सर, log k2 by k1 is equal to ea upon 2.303 r 1 upon t2 minus t1 upon t1 t2। कोई दिक्कत है? ये सारे फार्मूले से न्यूमेरिकल यूज होगी, कैसे डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया। तो आज हमने बच्चों केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के बारे में बताती है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेंपरेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको बताया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी हमें वहां देनी पड़ेगी, ठीक है, जो उसके एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जरूरत पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। इट मींस लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हमने ऑर्डर पढ़ा, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर हमारा जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों की हाफ लाइफ है, उनके डेरिवेशन देखें। ठीक है, उसके बाद हमने रेट लॉ पढ़ा, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है वो देखा। इसके बाद अगले वीडियो से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मोलिकुलरिटी पढ़ा, नंबर ऑफ आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्पीसीज व्हिच रिएक्ट, कोलाइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपस में कोलिजन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम मोलिकुलरिटी कहते हैं। इट मींस नंबर ऑफ आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड ईच अदर, take part in chemical reaction to forming product is called molecularity। molecularity जीरो नहीं हो सकती, ऑर्डर जीरो हो सकता है। ऑर्डर की वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंटली आएगी और molecularity की वैल्यू थ्योरेटिकली आती है। सही बात, इतनी चीजें क्लियर। उसके बाद हमारा आता है बच्चों कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्शन फास्ट होगी। टेंपरेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ठीक है, कैसे पता चला, ये इस वक्त देखो ये भाई आगे टी बढ़ेगा, के भी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। इसी क्वेश्चन से पता चला, आरईएस में बताया। उसके बाद कोलिजन, कोलिजन मतलब होता है टकराना, दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स जो टकराएंगे वो भी एक सही ओरिएंटेशन में होने चाहिए। अगर उनकी ओरिएंटेशन सही नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगी। तो ओरिएंटेशन ठीक होना चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, वो कोलिजन थ्योरी के अंदर आता है। यहाँ पर हमने केमिकल काइनेटिक्स के सारे बेसिक चीजें, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट अपना रह गया, बाकी सारी चीजें हमने देख ली। हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, रेट लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, आरएमएस इक्वेशन, ठीक है, डेरिवेशंस और रेट ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब हमारा इसका टॉपिक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक है कि जो रेट है यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो प्रकार की बच्चों, एक तो है आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दो तरह की आपकी यहाँ पे रिएक्शंस हैं, एक तो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक आपकी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज और इंस्टेंटेनियस को देख लेते हैं।
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपने पहले क्या पढ़ा था, अभी तक पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड किस पे करती है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे, टेंपरेचर पे, कैटलिस्ट पे, ठीक है। अब हम देखेंगे एवरेज इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस के अंदर देखेंगे भाई एवरेज का मतलब है कि दो रेट आ रहे हैं, ठीक है। दो रेट के बीच में जो एवरेज निकालते हैं, मींस R1 पहला रेट R1 है, दूसरा R2 है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर ग्राफिकली थोड़ा सा देखते हैं कि देखो आप लोग जानते हो कि जब हम एवरेज रेट की बात करें, मान लीजिए टाइम पीरियड है, क्या है टाइम पीरियड, ये ग्राफ हो गया कंसंट्रेशन का। यहाँ पर आप कंसंट्रेशन ले लो, यहाँ पर आप ले लो टाइम पीरियड, क्या ले लो बच्चों, टाइम पीरियड। तो आप लोग जानते हो कि टाइम पीरियड तो बढ़ता जा रहा है और कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट, किसी बात करूंगा रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट की अगर बात करूं, रिएक्टेंट ना डिक्रीज होता है बच्चों, क्या होता है डिक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है इंक्रीज होता है, मैं ये पहले भी बता चुका हूं। तो देखिए टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट नीचे आ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है। तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है और रिएक्टेंट घटता जा रहा है। मान लो ये पॉइंट देखिए, पहले हमारा रिएक्टेंट था यहाँ पे, ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, रिएक्टेंट तो बढ़ता जा रहा है, टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। देखो टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे पहला रिएक्टेंट यहाँ था, दूसरा यहाँ था। अगर मैं इसको मिलाता हूँ तो यहाँ पर टाइम पीरियड था कुछ और यहाँ पे रिएक्टेंट थे, ग्राफ बन गया। तो इसको मैंने दे दिया R1, क्या दे दिया बच्चों R1, फिर दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पर आ गया, ये टाइम पीरियड हो गया, ये हो गया। तो टाइम पीरियड तो बढ़ गया, तो ये हो गया T2, ये हो गया T1। टाइम पीरियड तो बढ़ रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है। तो यहाँ पर R1 से R2 के बीच की दूरी है ना, इसको मैं निकालूंगा। तो R1 से R2 T2 - T1 दैट इज कॉल्ड R एवरेज। क्या हो जाएगा R2 - R1 अपॉन T2 - T1 और ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब देखिए समझ लीजिए यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है डिक्रीज, टाइम पीरियड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। आप लोग जानते भी हो, मैंने अभी बताया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट क्या होगा डिक्रीज और टाइम पीरियड क्या होगा बढ़ेगा। देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन घट रहा है, तो पहला वाला रिएक्टेंट यहाँ पे ना और घट गया, यहाँ पर आ गया है ना डिक्रीज। तो आप रिएक्टेंट के बीच की रेशियो निकालेंगे, उसी को बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं बच्चों एवरेज। R2 - R1 T2 - T1 इसको हम क्या बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों बढ़ता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। टाइम पीरियड तो बढ़ रहा है, टाइम पीरियड तो बढ़ रहा है, टाइम पीरियड तो बढ़ रहा है, ठीक है टाइम पीरियड तो बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है। तो प्रोडक्ट की ग्राफ कुछ क्या आएगा ऐसा आएगा, टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है और प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस ये आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो अब दो चीजें के निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा P2 माइनस का P1 अपॉन T2 माइनस का T1 रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ एवरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ एवरेज इक्वल टू P2 माइनस का P1 अपॉन T2 माइनस का T1। प्रोडक्ट जो है उसके बीच में जो डिफरेंस है और टाइम के बीच में डिफरेंस है उसको निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा है एवरेज के लिए। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, आप किसी भी पॉइंट पर निकाल रहे हो। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आप निकाल रहे हो इस पॉइंट पे आपको निकालना चाहते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई एवरेज नहीं है, किसी भी पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो तो आप इस पॉइंट पे निकालना, यहाँ पे स्लोप बनेगा। तो ऐसे ऐसे क्या बनेगा टेंजेंट आ जाएगा और टेंजेंट यहाँ पर क्या बनेगा स्लोप बन जाएगा ट्रायंगल, उससे हम निकालेंगे, ठीक है। उस पॉइंट को बोलते हैं क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों इस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ऐसे प्रोडक्ट जो बन रहे हैं मान किस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ पे ऐसी लाइन खींचेंगे इसको टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट खींचने में ट्रायंगल फॉर्म होगा और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे स्लोप बना करके इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। इस पॉइंट को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस पॉइंट को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। टेंजेंट खींचेंगे सीधा है, टेंजेंट खींचेंगे और उसके ऊपर निकालेंगे। तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं बच्चों, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का मतलब है दो चीजों के बीच की जो हम गैप निकालेंगे वो एवरेज है, किसी मेन पॉइंट पर निकालते हैं उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बचे हुए टॉपिक जैसे कॉलेज में बचा हुआ है और इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फिर फैक्टर ऑफ वर्किंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी, उसके बाद जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, दोनों की हाफ लाइफ, दोनों के डेरिवेशंस, उसके फार्मूले, उसके बाद आपने देखा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, इट मींस आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। उसके फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है, उसका डेरिवेशन आपने चेक किया, ठीक है। रेट लॉ आपने देखा और यहाँ पर ये बेसिक चीजें इसकी देखी। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स जो है एनसीईआरटी की उसको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।